देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो देश की बहस। मैं हूं पिनाज। कन्याकुमारी से शीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक, जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। आपके विचार साथ साथ शो के दिखाते हैं, हम आपकी बात रखते हैं। एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करता है और देश में हो रहे सबसे बड़े हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं ताकि आप अपनी राय बना सके, आप मुद्दों को समझ सके। तो आइए शुरू करें देश की बहस। माननीय जनता और मेहमानों के साथ आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है अपने वोटिंग के जरिए, वो है बंगाल की राजनीति में बार बार बवाल क्यों। इसे 75% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाया है। कट मनी कल्चर के मुद्दे पर अमित शाह ने ममता सरकार पर बड़ा हमला किया, तो जवाब में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी पैसों के दम पर वोटरों को अपने पाले में लाने की कवायद में जुटी है। व्हीलचेयर पर बैठकर आज ममता बनर्जी ने रैली की और इमोशनल कार्ड खेला, मां माटी मानुष एजेंडे को धार दी। मगर बड़ा सवाल ये कि बंगाल की राजनीति में कट मनी सिंडिकेट पर उठे बवंडर को लेकर, जो इस वक्त बंगाल की राजनीति में बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आपको बता दें, बीजेपी ही नहीं, ममता बनर्जी ने तो खुद ही कट मनी पर अपने नेताओं को चेतावनी जारी की थी। काम के बदले कमीशन का खेल विरोधियों के लिए कितना बड़ा हथियार बनेगा, इस मुद्दे का अंदाजा ममता ने पहले ही लगा लिया था और आज कट मनी पर अमित शाह ने जमकर हमला बोला है। तो क्या जय श्री राम से जो चुनावी बिसात शुरू हुई थी, अब वो कट मनी भ्रष्टाचार पर आ गई है जब ममता इमोशनल कार्ड खेल रही हैं? तो क्या ये ममता पर एक पर्सनल अटैक हो रहा है उनकी क्लीन इमेज पर? इसी पर होगी बात आज देश की बहस में। एक बात याद रखिए, जो हमसे टकराता है वो चूर चूर हो जाता है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में रोज नए रंग देखने को मिल रहे हैं। अब ममता दीदी चुनावी रैली में व्हील चेयर पर बैठकर पहुंच रही हैं ताकि सत्ता की कुर्सी तक दोबारा पहुंचा जा सके। इसलिए पुरुलिया में आखिरी सांस तक बीजेपी को बंगाल की कुर्सी तक नहीं पहुंचने देने का दम भर रही हैं। बीजेपी पर पैसे के दम पर राजनीति करने का आरोप भी मड़ा है। সাধারণ মানুষের দল কোনটা? তৃণমূল কংগ্রেস। যা ইচ্ছা বিজেপি বলে যাক, ভোটের সময় অনেক টাকা পয়সাও চারিদিক দিয়ে ছড়াবে। মনে রাখবেন, টাকা পয়সা দিয়ে ভোট যেন আপনাদের কেড়ে নিতে না পারে, এটা মাথায় রাখবেন। दूसरी ओर बांकुरा की चुनावी रैली में आज कमल खिलाने के मिशन पर निकले गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला और ममता सरकार और टीएमसी पर मनी कट का खेल खेलते रहने का आरोप लगाया, जबकि विकास का पहिया जाम करने का ठीकरा भी ममता सरकार पर फोड़ा। 10 साल से जिन्होंने शासन किया वो ममता दीदी है, जिन्होंने आदिवासियों के अधिकार देने में भी कट मनी मांगा है। कट मनी मांगा है या नहीं मांगा है? ये बंगाल को मोदी जी ने वादा किया है ब्रिगेड मैदान पर कि हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल में कट मनी का कल्चर जग जाहिर है। ममता सरकार पर और टीएमसी पर कट मनी के अक्सर आरोप भी लगते रहे हैं। कहीं टीएमसी के लिए कट मनी का खेल गले की फांस न बन जाए। वेस्ट बंगाल में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया था। तृणमूल कांग्रेस में कई ऐसे लोग थे जो कट मनी ले रहे थे। नंदीग्राम के संग्राम में टीएमसी से बीजेपी पहुंचे शुभेंदु अधिकारी ने नया मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने ममता दीदी के नामांकन पर सवाल खड़े कर दिए हैं और ममता पर नामांकन में अपने ऊपर दर्ज केसों का जिक्र न करने का आरोप लगाया है। इसलिए अब वो चुनाव आयोग तक पहुंच गए हैं। बंगाल में वैसे तो चुनावी मुद्दा जय श्री राम, दुर्गा पूजा, मुस्लिम तुष्टीकरण, हिंसा भी गूंज रहे हैं, लेकिन अब पैसे के खेल पर भी चुनावी मंच से खुलकर एक दूसरे पर वार किया जा रहा है। देश की बहस में चर्चा है कि व्हील चेयर पर बैठ सत्ता की कुर्सी पकड़ने की दौड़ हो या फिर बंगाल में परिवर्तन के लिए मनी कट का आरोप लगा तीखा प्रहार हो। सवाल है कि बंगाल की राजनीति में बवाल अभी और कितने बाकी हैं। तो व्हीलचेयर पर सवार ममता को सहारे की जरूरत पड़ रही है चलने फिरने के लिए, लेकिन क्या ये व्हीलचेयर का ही सहारा ममता की चुनावी वैतरणी को पार लगाएगा? और तमाम जो मुद्दे हैं उन पर हम लगातार चर्चा करेंगे आज के जो दिन भर के बंगाल की बैटल ऑफ बंगाल में गरमाए रहे। लेकिन देश की बहस में जनता से भी हम आपसे पूछ रहे हैं एक सवाल कि क्या कट मनी का खेल टीएमसी को भारी पड़ सकता है? क्योंकि ये बात तो खुद ममता बनर्जी ने कबूली थी कि कट मनी का चलन है, वापस लौटाने की बात की थी और कुछ रकम वापस भी लौटाई गई थी। आप अपनी राय हाँ या नहीं में ऑप्शन ए या बी चुनकर हमें एसएमएस के जरिए, हमारी वेबसाइट पर जाकर www.newsnationtv.com, हमारे मोबाइल ऐप के जरिए, ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज के जरिए
वोटिंग कर सकते हैं। आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय लगातार साझा कर सकते हैं। चुनिंदा लोगों की राय लगातार हम दिखाएंगे साइड स्क्रॉल में। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी 9711002266 आप अपना वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश सिंह हैं, बीजेपी लीडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनिजेश अवस्थी हैं, प्रोफेसर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ तौफीक खान हैं, कांग्रेस के नेता। बादल देवनाथ हैं, टीएमसी के लीडर हमारे साथ। और विवेक श्रीवास्तव हैं, लेफ्ट के लीडर हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले ओम प्रकाश जी, मेरा सवाल आपसे, जय श्री राम चंडी पाठ से निकलकर एक बार फिर से कटमनी का मुद्दा आप वापस ले आए हैं। कि आपको डर था कि सिंपैथी फैक्टर जो है वो ममता के साथ जा रहा है, इसलिए एक बार फिर से ममता की क्लीन इमेज को टार्निश करो? नहीं, देखिए, हमारे लिए हमेशा ही विकास मुद्दा रहा है। ये और बात है कि जो मुद्दे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, देश की अस्मिता, धार्मिक सांस्कृतिक जो हमारी स्वतंत्रता है, उस पे बाधक बनेगी तो भाजपा हमेशा मुखर रही है। हमारा पहला लक्ष्य है बंगाल में लोकतंत्र की वापसी। हम तो इसी पे लड़ रहे हैं। देखिए, एक लाइन बोलूंगा, 2011 में ममता बनर्जी ने जब सत्ता संभाली थी तो पूरी दुनिया की मीडिया के सामने काली घाट के टालीवाड़ी से उन्होंने एक लाइन कही थी, तृणमूल के लोग भूल गए, मैं नहीं भूलूंगा। आमरा विजयी हुए ये बार आमादेर के विनयी होते हो, यानी हम विजयी हुए, विनयी होना हो। लेकिन 137 बीजेपी कार्यकर्ता ममता के शासन में इसलिए मार दिए गए कि वो बीजेपी करते हैं। निमता में 90 साल की बुढ़िया को इतनी बेदर्दी से मारा गया क्योंकि उसका बेटा बीजेपी करता है। 9 साल की बच्ची का रेप कर दिया जाता है। सवाल सुना नहीं, आपने सवाल सुना नहीं ओम प्रकाश सिंह जी। अचानक से आपको कटमनी याद आ रही है। बहुत दिन से तो आप कटमनी का मुद्दा भूले हुए थे। बहरहाल बादल देवनाथ जी, ये तो कटमनी पर बात नहीं कर रहे, लेकिन कटमनी आपके गले की खास बन गया है। कटमनी क्योंकि एक ऐसा आरोप है जिसे खुद ममता बनर्जी ने कबूल कर लिया था, तो इससे तो वो ना तो गलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। बादल देवनाथ जी, बात है मेरा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मेरा आवाज जा रहा है? हाँ, आ रहा है, बोलिए। जो सिंपैथी का बात आपने कहा और उसके साथ उन्होंने कहा 90 साल का बुढ़ी, तो ओम प्रकाश जी को तो दिखाया, अवस्थी जी को दिखाया नहीं, और आपको भी नहीं दिखाया। मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। खेल शुरू होने से पहले कुछ विरोधियों ने, मैं नाम नहीं रहा हूँ इसलिए कि नहीं रह रहा हूँ, ममता बनर्जी ने उसका नाम नहीं लिया। साजिश तो हुआ मैडम, साजिश जो हुआ, जो मैं आपसे पूछ के रही हूं, आपको हिंदी समझ में आती है, तो मैंने आपसे पूछा कि कट मनी का मुद्दा एक बार फिर से बीजेपी ने उठाया है। क्या ममता बनर्जी खुद कबूल कर चुकी हैं कि उनके राज में भ्रष्टाचार था? कट मनी शमशान से लेकर स्कूल कॉलेज सब जगह हावी थी, सरकारी दफ्तरों में। खुद उन्होंने अपने नेताओं से कहा था कट मनी लौटाइए। तो ये मुद्दा क्या ममता को चुनावों में भारी पड़ सकता है? मैडम, मैं हिंदी भी समझता हूँ, इंग्लिश भी समझता हूँ, 4-5 भाषा भी समझता हूँ, तो फिर और जवाब बोल वही भी दीजिए सकता ना जो हूँ, सवाल पूछा गया बोल भी सकता हूँ, ममता के साथ बहुत बड़ी साजिश हुई, हादसा वो बाद में लिख भी सकता हूँ। और मेरा 6 डिग्री है, भगवान से आशीर्वाद से मेरा 6 डिग्री है। और सुन लीजिए, जो मैं कर 50 सेकंड तो टाइम दीजिए पहले शुरुआत में। तो जो शुरुआत किया, मैं काटमनी के बारे में बोल रहा हूँ मैडम, आप तो सवाल किया, मैंने तो सुना मैडम। तो जो खेल शुरू किया था, शुरू में ये लोग फाउल किया। फाउल का मतलब क्या होता है? फाउल का मतलब क्या होता है? मैदान में रेफरी क्या करता है? मैदान में रेफरी वही करता है, जो लोग फाउल करता है उसको मैदान से बाहर निकाल देता है। और कैसे देता है जानते हैं मैडम? मैं आपको दिखा रहा हूँ, अवस्थी जी, पूरा देश को न्यूज नेशन से माध्यम दिखा रहा हूँ। देखिए रेफरी क्या करता है, और ये है रेड कार्ड। इसके बाद मैं आ रहा हूँ, अवस्थी जी देख लीजिए, और इसके बाद आ रहा हूँ। काटमानी का बात कोई मैडम नहीं है। जिन लोगों के ऊपर ममता बनर्जी निराश था, जिन लोगों ने काम नहीं किया, जिन लोगों ने घोटाला किया, जिन लोगों के बारे में वीडियो दिखाया था, वही लोगों को भाजपा में ले लिया। 4-5 जवाब दे दीजिए, बात तो वाजिब कही है ओम प्रकाश जी। भाजपा एक ऐसी गंगा है जिसमें जाकर बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी जो है वो ईमानदार हो जाता है। नहीं, देखिए, एक चीज तो यहाँ ध्यान जरूर देना होगा। आपने सवाल सीधा पूछा था, मैंने आपसे भी सीधा पूछा, आप उनके टेढ़े जवाब की बात अपना सीधा जवाब देके एक मिसाल कायम कीजिए। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? मैंने भी आपसे सीधा पूछा कि भाजपा वो गंगा है जिसमें डुबकी लगाकर, जिसमें शामिल होकर हर बड़े से बड़ा भ्रष्ट आदमी जिसके नाम के लिए आप खुद भ्रष्टाचारी कहते थे, वो पाक पवित्र हो जाता है। आपके लिए रेट, देखिए, एक बात याद रखना होगा,
भाजपा आप दुनिया लोगों ने की सबसे फाउल किया, विशाल आप पार्टी है, लोगों जहाँ के लिए नीति है, रेट किया है। आदर्श है, नेता है। सामने जो से यहाँ दिखाया आया जा है वो रहा है, हमारे हिसाब सामने से से चलता है, दिखाया जा रहा है, संगठन के कुछ नहीं हिसाब हुआ। से चलता है। लेकिन जिन नेताओं को और शारदा ED, चिटफंड CBI घोटाले में आप पेश गरियाते करके थे, आया आज है। उनमें से कुछ चेहरे आपके साथ खड़े हैं। मैं आपको रेट तो ईमानदारों का सर रेफारी का जो काम है रेट कार्ड दिखा रहा हूँ। आप किसी आपका शार्ट भी रेड कलर है, आपका शार्ट भी रेड कलर है, और मैं आपको रेड कार्ड दिखा रहा हूँ। रेफारी जो दिखाता है मैं आपको वही दिखा रहा हूँ, रेड कार्ड दिखा रहा हूँ आपको, रेड कार्ड। नाला अगर नदी में मिलता है तो यस, गंगा जल होता है। इतना विशाल समुद्र, इतना विशाल राजनीतिक दल है, हमारी नीति है, नेता है। चलिए विवेक जी भी हमारे साथ जुड़ गए। विवेक जी, यहाँ बीजेपी जय श्री राम और ममता बनर्जी चंडी पाठ, अभी तक तो पूरा चुनाव इसी के इर्द गिर्द घूम रहा था, अब अचानक से ये कट मनी और बीजेपी पैसे के बल पे वोट खरीद रही है, ये कहां से आ गया भाई? क्या लग रहा है आपको? हाँ, देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा आपसे कि जब से यहाँ पे कैंपेनिंग एक तरीके से शुरू हुई है तो दो मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का कंपटीशन चल रहा है। पहला कंपटीशन, सबसे बड़ा हिंदू कौन, तो एक हिंदू कार्ड प्ले किया गया। नड्डा साहब ने बोला साहब सबसे बड़े हिंदू तो हम हैं, 14.50% मुसलमानों से 80% हिंदुओं को खतरा है, हम हिंदुओं के चैंपियन हैं। ममता जी ने बोला नहीं, आपसे बड़ी चैंपियन मैं हूं, मैं तो ब्राह्मण भी हूं और हिंदू भी हूं और रोज चंडी का पाठ भी करती हूं। दूसरा जो कंपटीशन दोनों पार्टियों का चल रहा है वो है सबसे बड़ा विक्टिम कौन। भारतीय जनता पार्टी के नड्डा साहब ने बोला मैं बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी का अध्यक्ष हूं, मुझ पे हमला हुआ, सबसे बड़े विक्टिम हम हैं साहब, इसलिए सहानुभूति हमारे साथ करिए। आपका क्या ममता जी को चोट लगी, ममता जी कह रही है सबसे बड़ी विक्टिम मैं हूं। लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में जब कभी वाम दलों का हमारा स्टैंड ये है, हमारा हाँ, ऐसा लग रहा है बीजेपी वर्सेस तृणमूल कांग्रेस है। आप कहां हैं? आपको तो कॉम्पिटिटर नहीं, ऐसा नहीं है कि हम कहीं नहीं है और आपने कह दिया तो हम कहीं नहीं है, हम तो पूछ रहे हैं। आपने नहीं, ऐसा है मीडिया हाइप होने से कुछ नहीं होगा, रिजल्ट आएगा आपको दिखेगा। ब्रिगेड ग्राउंड पे सबसे बड़ी रैली 10-12 लाख लोगों की हमारी थी, मोदी साहब की रैली में लोग भी नहीं आए थे, ग्राउंड का कैडर इंटैक्ट है। डेवलपमेंट के इशू पे लेफ्ट लड़ेगा, ना राम पे लड़ेगा ना रहीम पे लड़ेगा। हमारा कहना है बीजेपी बता दे अगर ये सत्ता में आएंगे गैस सिलेंडर कितने का मिलेगा, पेट्रोल कितने का देंगे, डीजल कितने का देंगे, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरे को बता देंगे। आप जो हैं वो राम रहीम करवा रहे हैं पश्चिम बंगाल में आकर, और ममता बनर्जी कहती हैं आप पैसों के दम पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। आरोपों का जवाब दें। कम्युनिस्ट नेता से एक लाइन पूछिए ना, एक लाइन आप ही पूछ लीजिए। कौन है? हाँ? धर्म गुरु को लेकर ये रैली करते हैं। बंगाल में 34 साल बंगाल को लूट के बर्बाद कर दिए। जनता के हित में बीजेपी बाजार में है, मैदान में, इसलिए नहीं 34 साल अगर सत्ता में रहे हैं इसका मतलब लोगों का प्रेम था। 34 साल अगर हम सत्ता में रहे हैं लोगों का प्रेम था, और भारतीय जनता पार्टी तीसरे या चौथे नंबर पे आएगी। लेफ्ट और तृणमूल की पहली पोजीशन की लड़ाई है और हम ही आएंगे, क्योंकि अरे भैया भारतीय जनता पार्टी का क्या अस्तित्व है आपका? विवेक जी, शायद आप पिछले लोकसभा के नतीजे भूल गए, वामदल कहां खड़े थे? लगता है मोहब्बत कम हो गई, पश्चिम बंगाल के लोगों ने आपसे डिवोर्स ले लिया। लोकसभा के चुनाव असेंबली के चुनाव में फर्क होता है, लोकसभा के चुनाव असेंबली के चुनाव में फर्क होता है, और तृणमूल कांग्रेस के रिजेक्टेड लोग वो जाकर के भाजपा बना रहे हैं, जो तृणमूल का पूरा करकट है। अच्छा चलिए ये तो बता दीजिए, ब्रिगेड मैदान में 12 लाख की भीड़ आई थी आपकी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, लेकिन धर्मगुरुओं को क्यों ले जाने की नौबत आ रही है? आप तो चंडी पाठ नहीं करते, आप तो राम का नाम नहीं लेते, आप तो विकास की बात करते हैं ना, तो आपको धर्मगुरुओं का सहारा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? डेवलपमेंट की बात करेंगे, रोड की बात करेंगे, पानी की बात करेंगे, बिजली की बात करेंगे, उद्योग की बात करेंगे। 34 साल बंगाल को लूट के खा गए, कल कारखाने बंद हो गए, न बिजली न सड़क न पानी। पानी की बात करते बता दीजिए ना, आप लोग सत्ता में आएंगे तो चलिए तौफीक साहब, आपको क्या लगता है कि कोई पोलराइजेशन पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई सिंपैथी वोट बटोर रहा है, इस सब के बीच में क्या आप कुछ कंफ्यूज हैं? तौफीक साहब, घबराना नहीं है। आप सबको चुप होने बोलिए पहले। जी आप दोनों जरा आप तौफीक साहब को भी सुन लें, जरा कांग्रेस का पक्ष भी जान लेते हैं, क्योंकि सत्ता में आने का दावा कांग्रेस भी कर रही है। जी मैंने सबकी बात सुनी है, ठीक है। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि आज ये कट मनी, शारदा, नारदा, रोज वैली, बाकी सब जो बातें उठ रही हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 2-2.5 साल से ये बातें चुप क्यों थी?
जितने भी अपराधी थे, जो अपराधी थे, आज सब के सब बीजेपी में जाकर व्हाइट वॉश हो जा रहे हैं। चाहे वो मुकुल रॉय हो, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, उन टोलाबाजी के खिलाफ बीजेपी मैदान में लड़ी है। हमने गोली खाई है, हमारे लोगों की हत्या हुई है। ओम प्रकाश सिंह जी, कांग्रेस, वामदल और तृणमूल कांग्रेस एक ही मत रखते हैं कि जिन लोगों को आप भ्रष्ट कहते थे आज अपनी पार्टी में शामिल करते हैं और अपने पार्टी का स्टार प्रचारक बनाते हैं। नाम भी लिए इन्होंने, क्या कहेंगे आप इस पर? हाँ, एक लाइन बोलूंगा। बोलिए बोलिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया त्रिपुरा ब्रांच, नागालैंड ब्रांच। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, इन लोगों को आपने भ्रष्ट कहा था कि नहीं कहा था? आपने इनको घेरा था कि नहीं घेरा था? बीजेपी में आने के साथ ये पाक पावन पवित्र हो गए। आपने अपने सवाल का जवाब तो दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में वही लोग आए हैं, वही ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट हो गया, भाग मुकुल भाग, क्लीन चिट मिली है, जिन्होंने न्यायालय का सम्मान किया। चलिए जरा इसका जवाब ले लूं मैं। बादल देव जी, सुनिए बादल देवनाथ जी, यहाँ पर ओम प्रकाश जी कह रहे हैं भाई जिन नेताओं पे उन्होंने आरोप लगाए थे क्लीन चिट मिल गई, उन्होंने शामिल कर लिया। कानून को फेस किया है। भाजपा वॉशिंग मशीन पाउडर, भाजपा वॉशिंग मशीन पाउडर, मैडम विनाश मैडम, भाजपा वॉशिंग मशीन पाउडर ओम प्रकाश सिंह जी, भाजपा वॉशिंग मशीन पाउडर, दूसरे भाजपा वॉशिंग पाउडर उसमें डाल के सफेद किया है। और दूसरा बात है, जो वीडियो पीछे 24 राष्ट्रीय संस्था, 24 राष्ट्रीय संस्था को कैसे बेच दिया, रेल को बीच में रेल को थोड़ा करके रेल को बेचना है। चलिए मैं चाहूंगी कि जरा आप दोनों की चलिए कोई किसी को करप्ट बता रहा है, टोटली करप्ट पार्टी कह रहा है, कोई किसी को भाजपा वॉशिंग पाउडर कह रहा है, लेकिन इस सब के बीच में दर्शक क्या कह रहे हैं जरा वो भी सुन लेते हैं। रेखा मजूमदार देहरादून से हमारी दर्शक जुड़ रही हैं। रेखा जी, आप इस चर्चा को लगातार सुन रही हैं, क्या समझ में आ रहा है आपको? मैं चाहूंगी कि यही एक बहुत बड़ी, जो सबसे बड़ी ताकत इस वक्त है वो है जनता, लोग जो कि पोल करेंगे इस दिन के लिए। और जनता, यही ब्यूटी है हमारी डेमोक्रेसी की कि हमारी जनता जो भी नकारात्मक गवर्नमेंट होगी उसको उखाड़ के फेंक देगी। और ये सारी चीजें, सारा ड्रामा, सारा वायलेंस दरा का दरा रह जाएगा जिस दिन हमारा पोलिंग डे होगा। ये पहली बात है। दूसरी बात, बंगाल की राजनीति में अभी काफी चेंज आ गया है। पहले ये पार्टी सोसाइटी की पॉलिटिक्स होती थी, अब ये आइडेंटिटी सोसाइटी की पॉलिटिक्स हो गई है। पहले पार्टी मेन होती थी, पहले लेफ्ट थी, लेफ्ट काफी साल तक चलती रही। आपने बहुत अच्छे से कहा कि अब तो आपसे शायद डिवोर्स ले लिया है जनता ने और वो लेफ्ट को समझना चाहिए। और आज जो है फिर उसके बाद टीएमसी आई, ओनली पार्टी वाज कंसिडर्ड द मेन थिंग, कास्ट वगैरह कोई चीज रोल प्ले नहीं करती थी। लेकिन आज की राजनीति में अब जो हम देख रहे हैं वो आइडेंटिटी सोसाइटी के ऊपर बेस्ड हो गई है। हमारी ममता बनर्जी भी देखो SC/ST को लुभाने की कोशिश कर रही है, अपना काली पाठ कर रही हैं, जगह जगह मंदिर। बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने की बात कोई नहीं कर रहा है, बल्कि कभी कोई चंडी पाठ करता है, कभी कोई जय श्री राम का नारा देता है, या फिर कभी मुस्लिम तुष्टीकरण की बात होती है। नहीं लेफ्ट कर रहा है एक सोनार बंगाल की बात। 34 साल से आपके पास सोनार बंगाल बना लिया होता तो आज बंगाल का इंडेक्स जो है कई मामलों में इतना पीछे नहीं होता। पेट्रोल कितने का होगा, डीजल कितने का होगा? विवेक जी, 34 साल बहुत होते हैं, सोनार बांग्ला क्यों नहीं बना दिया? क्यों हर इंडेक्स में बंगाल जो है पिछड़ेपन की मिसाल बनता है? क्यों भुखमरी, क्यों कुपोषण, क्यों नौकरियों की कमी, क्यों इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी है? बंगाल के लोगों की इंटीग्रिटी को क्वेश्चन कर रही हैं। अगर 35 साल तक हमारे को चुना था तो हम कुछ कर रहे होंगे ना काम। अच्छा उस समय के हिसाब से हम कुछ कर रहे थे। 10 साल से ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया, 7 साल से नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया है। इनके पास दिखाने के लिए ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, दिखाने के लिए ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। आपने बहुत कुछ चर्चा किया था, जनता ने एंटी इनकम्बेंसी के चलते दूसरों को मौका दिया, अब शायद जनता आपके फिर से पुराने सोनार बांग्ला को याद करके मौका देगी कि नहीं, जनता को तय करना है। तौफीक साहब, शुभेंदु अधिकारी आज बीजेपी में है। शुभेंदु अधिकारी 10 साल से टीएमसी में थे, 10 साल से शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में थे। नंदीग्राम का बुरा हाल किया,
और वही आदमी अगर बीजेपी में चला जाएगा तो परिवर्तन कहां से होने जा रहा है? चलिए मैं ये बात करूंगी, लेकिन तौफीक साहब सर मैं अभी आपसे समझना चाहती हूँ कि इस सब के बीच में कांग्रेस जो है क्या कंफ्यूज है? कभी कांग्रेस खुद को बताती है कि हाँ वो हिंदुत्व की राह पर चल निकली है, लेकिन फिर वो मुस्लिम अपीजमेंट पर आ जाती है। कांग्रेस कहाँ खड़ी है इस सब के बीच में? क्यों टीएमसी की एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर अपने पाले में करने में कामयाब नहीं हुए? बीजेपी को इतना स्ट्रांग कैसे होने दिया? जहां पर बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं था कैसे उभरने दिया? कोई गलती कोई कमी आपके खेमे की नहीं रही? देखिए, सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि 2016 के इलेक्शन के बाद जब वाम फ्रंट और कांग्रेस ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था तो लगभग 37% से अबव वोटिंग परसेंटेज वाम फ्रंट और कांग्रेस को मिली थी और लगभग 42% टीएमसी को मिली। तो मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर बंगाल में ऑपोजिशन कांग्रेस है, जिनके ऑपोजिशन लीडर अब्दुल मन्नान जी हैं, और ये कहना कि यहाँ पर कमजोर होना या कंफ्यूज होना या किसी एक जात पात को लेकर चलना, तो आजादी के बाद से कांग्रेस की विचारधारा एक है। आप ना यही कैलकुलेट करते रहिएगा कि कितने सारे लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया और आप मिला लीजिए कि किसने वोट नहीं दिया। आप लोकसभा चुनावों में भी यही करते हैं, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज अपनी जगह और वोट सीट अपनी जगह जो आपको नहीं मिल रही, इसलिए सत्ता से दूर हैं आप बार बार ये कैलकुलेशन करके गिनवा देते हैं कि अन्य पार्टियों को दिया, इतने लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते थे। आप एक बात बताइए, इतने दिन से 105 दिन से अधिक दिन हो गए, किसान अभी भी रास्ते में है, उनका मुद्दा को क्यों नहीं सुलझाया जा रहा है? पेट्रोल और डीजल का दाम क्यों कम नहीं किया जा रहा है? आज कलकत्ता के हर नुक्कड़ में किसान रास्ते में दिख रहे हैं। किसके अगेंस्ट में? कि वोट अगेंस्ट बीजेपी। आखिर क्या है? तौफीक साहब ठीक है, आप इन मुद्दों के साथ जाएंगे, लेकिन फिर आपको धर्मगुरुओं के सहारे की जरूरत क्यों पड़ जाती है? अगर आपके पास इतने विपक्ष के, इतने बीजेपी के नाकामियों की पूरी फहरिस्त मौजूद है, तो फिर मुस्लिम अपीजमेंट, धर्मगुरुओं का सहारा। बात करते हैं धर्मगुरु का, तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई टकले हो तो चाणक्य नहीं बन जाते, और अगर कोई दाढ़ी बढ़ा ले तो रविंद्रनाथ टैगोर जी नहीं बन जाते। जिस हिसाब से किसी का दाढ़ी बढ़ रहा है ना, तो उस हिसाब से पेट्रोल का दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। और रही बात, तुम लोग गायब हो जाओ। देखिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप अपने शब्दों का चयन जो है सही तरीके से करें। अब निजेश अवस्थी जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए प्रोफेसर हैं। अब निजेश जी, आपने सभी को सुना है, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, जरा ये समझाइए कि क्या ममता दीदी के साथ वो हादसा या हमला जो भी हुआ उसके सस्पेंस को छोड़िए, लेकिन व्हीलचेयर पर प्रचार करती ममता जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी एक मुसीबत का सबब बन रही हैं। संपत्ति वोट उनके पास जा रहा है और यही वजह है कि जय श्री राम के नारे पर चलकर पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने की कोशिश में लगी बीजेपी आज ममता पर एक बार फिर से कटमनी के आरोप लगा रही है। देखिए, हम कटमनी पे हमेशा आरोप लगाते हैं, ये सही घटना। काफी दिनों से गायब थे, इसलिए कह रही हूँ, जरा रुक जाइएगा एक बार। अब निजेश अवस्थी जी से भी उनकी राय ले लें, राजनीतिक विश्लेषक हैं वो। जी पिनाज मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं और चिल्लम चिल्ली की बहस करता नहीं हूं। मैं स्पेशली कहूंगा कि बादल देवनाथ और विवेक श्रीवास्तव बीच में ना बोले, मेरी बात सुन लें। और मैं आप लोगों के लिए बोल भी नहीं रहा हूं, मैं न्यूज नेशन के दर्शकों के लिए बोल रहा हूं। आप लोग तो नहीं समझेंगे, आप लोग तो समझे समझाएं। पिनाज, पहली बात मैं बता दूं, कभी भी नेपथ्य में नहीं गई। अभी नरेंद्र मोदी की ये फिर बोला ना ये चीनी आदमी, ये चाइनीज आदमी को क्यों ले आते हैं आप बार-बार? 3 में ना 13 में लोकसभा में एक सीट नहीं मिली इनको पश्चिम बंगाल से, एक सीट नहीं मिली। आप बताइए मेरी बुलंद आवाज से अभी नरेंद्र मोदी की रैली में पिनाज फिर मैं नहीं बोलूंगा। अगर इनका आप इनको बुलवाइए, फिर अपनी बात रखने दीजिए, फिर आप भी अपनी बुलंद आवाज में बोलिएगा। एक बार उनको सुन लें पहले। जी सर बोलिए। अच्छा बोलिए अग्निवेश जी, बोलिए। मैं सुन रहा हूं, बोलिए। पिनाज नरेंद्र मोदी ने रैली में नारा क्या लगवाया था? तोलाबाजी और नोए लगाया था ना। कभी नेपथ्य में चला गया, कब छोड़ दिया कटमनी का नारा? और कटमनी का मुद्दा ये बीजेपी का नहीं है, कटमनी का मुद्दा तो खुद टीएमसी का है। टीएमसी के भूतपूर्व सांसद कहते हैं कि मैं घर बनवा रहा था, मेरे पास कटमनी लेने आ गए। ये तो ओपन फैक्ट है, स्वीकार किया गया है। इसमें कहीं कोई किसी तरीके का क्वेश्चन मार्क नहीं है।
नहीं, ये सरकारी खुद ममता बैंकों के बनर्जी ने घोटाले हो कहा रहे हैं, कटमनी वापस उसके कर दो, बारे में भी दो शब्द कटमनी बोल दो ना। वापस कर दो। भाई कटमनी कौन हो रहा बोला है, वो ये? तो हम भी मानते हैं। भाई ये केंद्र पिनाज, सरकार के पिनाज, नाक के मैं बोला नीचे इनके बीच में, जो प्राइवेट आपने बैंक इनको हैं, आप जो सरकारी विवेक जी पिनाज, वो अपनी पिनाज। बात रख रहे हैं, वो और किसी पिनाज। पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, वो चुनावी स्ट्रैटेजी पर बात कर रहे हैं। समझिए विवेक जी, हम उनसे चुनावी स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जरा उन्हें अपनी बात रखने दीजिए, फिर मैं आप सबके पास जवाब लेने के लिए आऊंगी। वैसे ही उन्हें सबसे अंत में बोलने का मौका दिया है, क्योंकि वो विश्लेषक हैं, आप नेता हैं, आपको ज्यादा मौका मिलेगा, लेकिन पर सुनिए और समझिए तो सही उन्हें। ठीक है, ठीक है जी, बोलिए सर। पिनाज, बड़ी साफ सी बात है, बड़ी साफ सी बात है कि 34 साल के शासन का 34 साल का शासन किया आवाम ने। जो कलकत्ता की जीडीपी 1947 में क्या थी, 50 में क्या थी, 60 में क्या थी, 70 में क्या थी और 2016 में क्या थी, 2011 में क्या थी और 2021 में क्या है। देश के अर्थव्यवस्था में कलकत्ता फिल्मों के गानों में गाया जाता था। लोग नौकरी करने के लिए पूरा उत्तर प्रदेश का व्यक्ति कलकत्ता जाया करता था। वो आज कलकत्ता जिस हालत में है, जिस हालत में है पूरा पश्चिम बंगाल जिस ये सोनार बांग्ला क्या बनाएंगे? तो सोने के लुटेरे, ये तो सोने की स्मगलिंग कर रहे हैं। केरल में पकड़ा गया इनका मुख्यमंत्री। अरे सरेआम पकड़ा गया है। तुम्हारे सोनार बंगाल में सिलेंडर कितने का बेचोगे? चीन की सेना को चंदा देने वाले, चीन की सेना को चंदा देने वाले, जो किसान यहाँ बॉर्डर पे बैठा है दिल्ली के, बंगाल के किसान का क्या करने जा रहे हो? मुझे अपनी नीतियां बताओ। की सेना 7 साल में सरकारी बैंकों को खाली किया। मैं कहता हूं कि ये आदमी देशद्रोही है। और सरकारी जो आदमी भारत की सेना को जीडीपी तुमने खत्म देने से मना करे, उसे आप क्या कहेंगे? एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट तुमने खत्म किया। भारत की सेना को के लिए खून देने से मना करे, वो देश का दुश्मन है कि नहीं है, देश विरोधी है कि नहीं है, और पंडित ये तय कर ले आज देश। देखिए यहाँ बात आप भी सुनिए, विजय जी आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो मैं चाहूंगी कि किसी को देशभक्ति का या देश सेवा का सर्टिफिकेट ना बांटे, आप पॉलिटिकल असेसमेंट करें तो बेहतर रहेगा। जरा मुझे एक बार बादल देवनाथ जी पे वापस जाने दीजिए, क्योंकि आपने बात कही। नहीं, आप ये बताइए पिनाज नो, पिनाज नहीं। अपनी जी सुनिए ना, हम लोग सर्टिफिकेट नहीं बांट रहे हैं यहाँ पर। सेना को खून देने से मना करने वाला क्या है? ठीक है, आप सुनिए ना, आपने अपनी बात कही, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, हम राजनीतिक बहस में जुड़े हुए हैं, यहाँ सर्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। अभी मुद्दा क्या है? देश की रिपोर्ट दे दीजिए ना। देश की ना, आई विल नॉट विथड्रॉ। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इन्होंने 7 साल कुछ नहीं किया। ये कहने को प्रोफेसर है, इनके पास कोई आंकड़े नहीं है। सरकार का रिपोर्ट कार्ड आज उन्होंने कुछ कहा, अभी उन्होंने कुछ कहा देश की सेना के लिए। आज का मुद्दा किस बारे में था? आज का मुद्दा किस बारे में था? आज हम किस मुद्दे पर बहस कर रहे थे? तो क्या हम वहीं पर रह सकते हैं सीमित? उन्होंने इतिहास में क्या कहा उस पर ना जाए तो कैसा रहेगा? मैंने आपसे क्या कहा, अभी फिलहाल मौजूदा डिबेट में क्या विवेक जी ने सेना को लेकर कोई टिप्पणी की? सेना का सम्मान न्यूज नेशन भी करता है, देश का हर बाशिंदा करता है। अगर अभी उन्होंने टिप्पणी नहीं की तो हम सिर्फ राजनीतिक बहस पर रहे तो कैसा रहेगा? मैं आपसे पूछ रही हूँ। दिस इज ए फैक्ट। नहीं करता, अरे नहीं करता। आज की डिबेट में अभी उन्होंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। 1962 में चीन की सेना को मैंने क्या कहा? आज की डिबेट में उन्होंने कुछ बोला? आज उन्होंने कुछ ऐसा बोला? आज उन्होंने बोला ऐसा? नहीं आते हैं डिबेट में, प्रॉब्लम ये है। ठीक है, बादल देवनाथ जी, आपके पास अभी फिलहाल इस डिबेट में ना तो सेना पर बात हो रही है, ना सेना को लेकर कुछ बोला गया है, तो इसीलिए मैं गुजारिश करूंगी कि आज के मुद्दे पर रहें जो बंगाल की सियासत का है। बादल देवनाथ जी, मैं आपको यहाँ पे चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। यहाँ हमें देशभक्ति के सर्टिफिकेट नहीं बांटते हैं। सुनिए बादल देवनाथ जी, कच मनी का मुद्दा शमशान से लेकर सरकारी दफ्तरों तक हर जगह कच मनी। ममता बनर्जी कहने को मजबूर हुई कि कच मनी के पैसे लौटाइए। किस मुंह से जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगी? 2-4 बातें मैं करूंगा। पहले किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? मुझे 2-4 बात नहीं है, 2-4 पॉइंट्स बताइए जो चीफ मिनिस्टर एक्सेप्ट करती है कि हाँ मेरे नेता कच मनी लेते थे, घूस लेते थे। कच मनी अगर सीधे शब्दों में कहूं तो वो किस मुंह से जनता से कहेगी उन्हीं नेताओं को वोट दे दो भाई? देख पिनाज मैडम, मैं पहले अवस्थी जी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अवस्थी जी, आई एम रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज टेंशन मत कीजिए, धीरे धीरे आप बताइए। मैं सुन रहा हूँ आपका बात और मैं आपको पर्सनली मैं जानता हूँ अवस्थी जी। आप धीरे रहिए, किसी का बात आप वो चिल्लाइए मत, आप ठंडे दिमाग से बताइए। और मैडम का जो सवाल है, मैडम को जो सवाल, मैडम मैंने पहले ही आपको कह दिया, ममता बनर्जी जिन लोगों के ऊपर निराश थे, जिन लोगों ने काम नहीं किया, जिन लोगों को एक पार्टी का बदनाम किया, जिन लोगों के नाम से भाजपा ने कहा महात्मुकुल बाग जो कहा,
उन लोगों को भाजपा ने वीडियो देखा, तस्करी किया, लुटेरा किया, पैसा लिया, घोटाला किया, लाख लाख करोड़ करोड़ रुपया लिया, शुभेंदु 6 करोड़ रुपया लिया, सब जानते, लेकिन वही लोगों को भाजपा बड़े नेताओं ने जो किया वो उनके सामने है। लेकिन 10 से 25% तक कट मनी के नाम पर सरकारी कामकाज करवाने में वसूली की जाती थी। परियोजना की धनराशि में 1/4 तक कट मनी वसूली जाती थी। साथ ही साथ शमशान तक के लिए भी कट मनी वसूली गई। इस तरह की भी बातें ग्राउंड जीरो से निकलकर सामने आई हैं। तो आप एक बात बताइए, जो काडर है आपका, अगर उस नेता ने सत्ता में होने का बेजा फायदा उठाया, जिसे खुद ममता बनर्जी ने कबूला, ये उनके लिए एक, अगर मैं कहूं कि ठीक है, बड़ा उन्होंने परिपक्वता दिखाते हुए कबूला, लेकिन सिर्फ कबूलने भर से बात हो जाती है क्या? उनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था इतने सालों से, तब उन्हें नहीं दिख रहा था कट मनी कल्चर है? तब क्यों नहीं बोला, तब क्यों नहीं रोका? क्या वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकती हैं ये कहकर कि हाँ गलत है, वापस करो? मैडम ठंडे दिमाग से सुनिए। हाँ। ममता बनर्जी शमशान का बात जो आप कर रहे हैं, शमशान जहाँ जो लोग जाते हैं बंगाल में, उनको भी हर परिवार के लिए पैसा देता है ममता बनर्जी। 2000 रुपया के शमशान घाट में जाने के लिए 2000 रुपया। मैं नहीं बोलूंगा मैडम, 2000 रुपया में एक जूनियर को बताइए, मैं सीनियर हूँ, जूनियर को बताइए चुपचाप रहने के लिए। एक जूनियर में इनकी आवाज ये जब बोल रहे थे तो मैं राजनीतिक बहस है न्यूज नेशन के मंच पर, आप मेरे अतिथि हैं और सब समान है। जूनियर सीनियर मत कीजिए। बीजेपी को जूनियर सीनियर क्या होता है? बैठा हुआ वही मैं बैठा हूँ। किस चीज का सीनियर है? किस चीज का सीनियर है? डिग्री है क्या? बैठो 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 चुपचाप बैठो। हो गया तुम्हारा जो लीडर है, तुम्हारा जो लीडर उनको कौन है? तुम्हारा जो लीडर है उनको बताओ, लीडर जो उनको पता कौन है, तुमको पता चल जाएगा। चुपचाप बैठो, चुपचाप। आप क्या क्या बदलाव लाना चाहते हैं? आप जनता तुम्हारा जो नेता है उनको बताओ, बादल देवनाथ कौन है? बता देगा। इसने बोला जूनियर, तुम्हारा जो सीनियर लीडर है, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ सेक्रेटरी, उनको पूछो बादल देवनाथ कौन है, सबको पता चला जाएगा। क्या क्वालिफिकेशन है बताओ। लुटेरे का दल, डॉक्टर से का सब तक संयम से बात झूठा करो। पार्टी चोर का दल, तुम्हारा मेयर कलकत्ता का फिर हाथ हाकिम कैमरा पर पैसा लिया ना। तुम्हारा जो लीडर है उनको पूछो, प्रसून बनर्जी उनको पूछो बादल देवनाथ कौन है कैमरा के सामने। अरे तुम्हारा लीडर का पूछो, दलाल लोग कैसे प्रवक्ता बन गया, कहां से आ गया प्रवक्ता बन गया? कलकत्ता बोलता अम्फान में तुमने पैसा चोरी किया। मैडम इनको चुप कराइए, तरीका से बात करो। मैं चले जाऊंगा, मैं सीनियरिटी हुआ, मैं स्काई वॉक कर दूंगा। मैडम एक बात बताइए, आप दोनों ने अपने आप को सीनियर जूनियर, मैं फिर से आपसे एक बात कह रही हूँ कि मेरे लिए आप न्यूज नेशन के मंच पर आए हुए अतिथि हैं, आप दोनों समान हैं। कृपया करके ऐसी बातें ना करें, जनता आपको देख सुन रही है। पश्चिम बंगाल के लिए मिर्जा गालिब ने कभी कहा था कि एक ऐसा शहर जो 100 साल आगे भी जीता है और जो 100 साल पीछे भी, तो जरा कम से कम उस राज्य की जो एक तासीर है, उसका जो मिजाज है, उसको बनाए रखिए, उसकी सैनिटी को। हमारे साथ एक दर्शक इस वक्त जुड़ रहे हैं, विजयकांत चौहान सहारनपुर से। विजयकांत जी, क्या कहना चाहते हैं? आप पूरी डिबेट सुन रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप सफाई सब कुछ सुनी आपने, क्या समझ में आ रहा है? क्या सवाल आपका, क्या राय आपकी? मैं ये देख रहा हूँ, बंगाल वो भूमि है जहाँ देश के महान क्रांतिवीरों ने जन्म लिया, वंदे मातरम गीत के रचयिता का जहाँ जन्म हुआ। आज वो बंगाल की भूमि भ्रष्टाचार, अराजकता, अशांति और आतंकवाद से भरपूर हो चुकी है और इसके दोषी टीएमसी के कार्यकर्ता हैं जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है, इनको ललकारने का प्रयास करता है या इनके विरुद्ध संघर्ष की आवाज बुलंद करता है, उसको ये जान से मार देते हैं। सैकड़ों कार्यकर्ता भाजपा के, आरएसएस के, हिंदूवादी कार्यकर्ताओं को घर से निकाल के मार दिया गया। उस पर टीएमसी की ममता बनर्जी को दर्द नहीं होता। हमारे मंदिरों पे हमला किया जाता है, हमारे त्योहारों को सरकार की परमिशन लेके करना पड़ता है और दूसरी तरफ अन्य धर्म के जो लोग खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं उसको सरकार का पूरा संरक्षण प्राप्त है। और इस बार वहां की जनता के पास ये बुलंद होश के पास अधिकार है। मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि कल फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे, इतनी मोहलत ना मिली तो क्या करोगे? अरे रोज कहते हो कल बंगाल के आतंकियों से, बंगाल के भ्रष्टाचारियों से, बंगाल के जातिवादियों से, बंगाल के मंदिर तोड़ने वालों से लड़ेंगे। अरे कल तुम्हारी आंखें ना खुली तो क्या करोगे? जरा बादल देवनाथ जी, आज ममता बनर्जी को, यहाँ सहारनपुर से हमारे दर्शक कह रहे हैं, चंडी पाठ भी याद आ रहा है, ब्राह्मण मतलब एक हिंदू बेटी कितनी अच्छी हैं, वो घर से कैसे निकलती हैं, सब कुछ उन्हें समझ में आ रहा है। लेकिन यही ममता बनर्जी हैं जो मदरसों के लिए जो फीस होती है, जो पुजारियों के लिए फीस होती है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है, दुर्गा पूजा और मुहर्रम को किसमें तवज्जो देती हैं, ये सब कुछ देखा गया है। तो जरा ये समझा दीजिए कि जनता में ये रोष है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक के लिए जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स खेली गई, उससे
बंगाल का हिंदू आहत है। मैडम फिर से मैं आपको आपने सवाल किया, फिर से मैं उनका अनुरोध कर रहा हूँ, मेरा आंसर में ले लीजिएगा। दुर्गा पूजा का जो बात होता है, जो हर बात में जो बोल रहा है कि दुर्गा पूजा में हाईकोर्ट का जो पाबंदी है, लेकिन हाईकोर्ट का जो पाबंदी है, लेकिन सरकार के पक्ष में कोई पाबंदी नहीं है। लाखों दुर्गा पूजा बंगाल में होता है और घर घर में लक्ष्मी पूजा विसर्जन भूल गए क्या? घर में लक्ष्मी पूजा होता है, घर में लक्ष्मी पूजा, घर में नारायण पूजा होता है। बंगाल का कृष्टि कल्चर अलग है, घर में काली पूजा होता है। इसलिए बंगाली लोग पूरे विश्व में तीर्थ स्थान सबसे ज्यादा करते हैं। दुर्गा पूजा की महत्ता, दुर्गा पूजा पंडाल सब कुछ पता है। कार्निवाल, दुर्गा पूजा का कार्निवाल ममता बनर्जी ने चालू किया। दुर्गा पूजा का कार्निवाल पूरे विश्व से पुरस्कार भी मिला ममता बनर्जी को, सरकार को। भूल गए हैं और शायद, दूसरा बात है जो काठमांडू कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने तो हमेशा पंडालों को खूब अनुदान जो दिया, लोग खूब रात आगे तस्करी किया मैडम, जो लोग शिशु पाचार किया, जो लोग रात तस्करी किया, शिशु पाचार किया, जो लोग काठमांडू करते, जो लोग घोटाला किया, जो लोग का वीडियो दिखाया गया, पैसा लिया, वो लोग आज भाजपा के लीडर है। अब जो एक लीडर है जो दूसरे का बीवी को लेके घूमता है, और एक लीडर है दूसरे का बीवी को लेके घूमता है, पार्टी का प्रचार करता है, और वो एक ड्रेस पहनता है, कलर मेंटेन करता है। वो नील ड्रेस पड़ेगा तो नील, वो लाल पड़ेगा तो ये लाल, वो ग्रीन कलर पड़ेगा तो ग्रीन कलर, दोनों को मिला के ड्रेस मिला के एक साथ चलते हैं। दूसरे का बीवी को लेके जो घूमता है, एक को तो पेंडेंट बना दिया, उसको चप्पल में रखा था। यही भाजपा लोग जो क्रिमिनल है, जो भाजपा के अंदर जो क्रिमिनल है, वही लोग यहाँ पर लीडरशिप दे रहे हैं। जो ड्रग तस्करी किया, जिनको अरेस्ट किया गया, ममता दीदी जल्द से जल्द स्वस्थ हो, उनकी सेहत अच्छी हो, इस कामना के साथ एक सवाल लोगों के जहन में लगातार सोशल मीडिया पर और बीजेपी तो खुलकर पूछ रही है। रवि किशन जी ने तो कह भी दिया कि ममता दीदी को क्या हुआ है। ममता दीदी को हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है, मसल फटी है, फ्रैक्चर हुआ है, क्या हुआ है? उनके मेडिकल बुलेटिन में क्लैरिटी क्यों नहीं है? और ऐसा कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें एक दिन गर्म पट्टी बंधी नजर आती है, दूसरे दिन प्लास्टर, फिर कट जाता है? क्या हो रहा है? ये सस्पेंस क्यों? ममता बनर्जी नहीं बना सकते हो तुम लोग। मैंने आपसे पूछा कुछ, मैंने आपसे कुछ पूछा बादल देवनाथ जी, ममता दीदी को क्या हुआ है? मसल फटी है, हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, क्या हुआ है? तुम लोग बादल देवनाथ जी, यहाँ पर रवि किशन जी ने एक स्टेटमेंट दिया है, वो मैं पढ़कर आपको सुना देती हूँ। व्हील चेयर पर दीदी बैठे, 24 घंटे में प्लास्टर कैसे कटा, ये कैसी चोट? बिल्कुल नहीं, रवि किशन जी झूठ बोला। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ, आप टीएमसी के प्रवक्ता हैं, ममता दीदी के बारे में आपसे ज्यादा कौन जानेगा? जरा बता दीजिए आज न्यूज नेशन पर कि ममता दीदी को क्या हुआ है? हेयरलाइन फ्रैक्चर, मसल पुल फ्रैक्चर, क्या हुआ है? क्या हुआ है? बादल देवनाथ जी, आपकी नेता को क्या हुआ है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को क्या हुआ है? ओनली 5 सेकेंड। पीजी हॉस्पिटल, एसएसकेएम हॉस्पिटल पूरा एशिया के अंदर मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको नहीं पता आपकी नेता को क्या हुआ है? रवि किशन कह रहे हैं प्लास्टर इतनी जल्दी कैसे कट गया अगर फ्रैक्चर था तो? Please allow me only 5 seconds. You tell me the answer in 5 seconds. What is wrong with Mamta Didi? आपने नहीं सुना। जवाब तो दे दो। आप सुनना नहीं चाहते। अच्छा बताइए, जवाब दे दीजिए। सुनना नहीं चाहते। क्या हुआ है ममता दीदी को? सुनना नहीं चाहते। जवाब नहीं मिलेगा। जिस अस्पताल में उस अस्पताल का नाम एसएसकेएम है और पूरा एशिया में 2 नंबर में है, उसी अस्पताल ने तय किया, उनका प्लास्टर बड़ा था, वो ममता बनर्जी का इच्छा से वो रैली जाना चाहते थे, उसने उसका प्लास्टर को थोड़ा छोटा किया, मतलब उसका प्लास्टर को नहीं काटा गया। और एक बुजुर्ग महिला जो 65-66 साल है, जो उसका हार्ट में चीर होता है, उसका 1.5 महीना लगता है, उसका चीर ठीक होने में 1.5 महीना लगता है। मैडम आप भी कुछ जानते, प्लास्टर नहीं काटा, प्लास्टर को छोटा किया और व्हील चेयर दिया, उसी जगह से व्हील चेयर दिया। ममता दीदी को फ्रैक्चर हुआ है? फ्रैक्चर हुआ है ना? बिल्कुल फ्रैक्चर हुआ है। अच्छा ठीक है। यहाँ पर कौस्तुभ जी हमारे साथ, कौस्तुभ बागची जी हमारे साथ कांग्रेस से इस वक्त जुड़ चुके हैं। कौस्तुभ जी, आप लोग भी थोड़ा कंफ्यूज रखते हैं कि ममता बनर्जी के चोट पर आपको चोट करनी है या फिर सिंपैथी दिखानी है, क्योंकि आपके कुछ लीडर्स उनके जल्द स्वास्थ्य की कामना करते हैं, उन पर सिंपैथी दिखाते हैं, तो अधीर रंजन चौधरी कहते हैं ड्रामा है। कांग्रेस कब तक कंफ्यूज रहेगी? नहीं, वैसे आप दिखाओगे तो वैसे ही तो दिखेगा। हमारे जो नेता सभी, अधीर रंजन चौधरी जी भी वो बात बोले हैं कि उनका हम जल्दी से जल्द वो सुस्त हो जाए, ये हम कामना करते हैं, ये दैट इज व्हाट वी प्रे।
हम जो कहते हैं ना, तृणमूल सरकार ने पश्चिम बंगाल में एक स्कीम लाया था सभी के लिए, वो था दुआरे सरकार। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ऐसा है, ये लोग फिर से एक नया स्कीम लाए हैं, वो है व्हील चेयर पे सरकार। मतलब वही जमीनी हकीकत है पश्चिम बंगाल सरकार की। सरकार बिल्कुल व्हील चेयर पे ही है, पश्चिम बंगाल की जो सरकार है बिल्कुल व्हील चेयर पे है। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं जब क्लास 11 में पढ़ रहा था ना, हाफ ईयरली के एग्जाम, मेरा बहुत खराब रिजल्ट आया था उस वक्त। तो क्या हुआ, मैं जब घर आ रहा था तो मैं एक मेडिकल शॉप से एक क्रेप बैंडेज खरीदा और अपने पैरों में लगा लिया। तो जब घर घुसा तो रिजल्ट के बारे में कुछ बात नहीं हुआ। जो बातें हुआ सिर्फ सहानुभूति मिली मेरे को, वो सिर्फ पैर देख के मम्मी बोला क्या हुआ, रिजल्ट के बारे में बातें नहीं हुई। अभी तृणमूल जब 5 साल के बाद लगभग 10 साल सरकार में रही, हमने कुछ नहीं कहा है, कांग्रेस ने आरोप लगाए, जरा जवाब दे दीजिए। रिजल्ट के डर से फ्रैक्चर हुआ है, सरकार जो है वो व्हीलचेयर पर ही चलाई है आपने, इतनी बुरी हालत में है, आरोप संगीन है। सुनिए मैडम, कौस्तुभ मेरा छोटा भाई है और मैं जानता हूँ कौस्तुभ को, और कौस्तुभ जो बता दिया उदित चौधरी ने नौटंकी कहा दिया, जैसे भाजपा वालों ने पहले कहा दिया ममता बनर्जी नौटंकी कह रहे हैं, नौटंकी। और मैडम नहीं बोलेंगे ना, एक बच्चा जो फेसबुक लाइव किया था, उस फेसबुक लाइव में बता दिया ममता बनर्जी ने कोई झूठ नहीं कहा, 200-400 लोग ने उनको घेर लिया था और बाहर से धक्का दे रहा था 2-3 लड़का, वो जानबूझ के किया कि नहीं किया, साजिश हुआ, वो शुभेंदु किया कि निर्वाचन और अमित शाह जी खूब जानते हैं, मोदी जी भी जानते हैं और शुभेंदु का करियर खत्म तो पूरी जान लो। और एक बात बादल जी आप अगर थोड़ा शांत पढ़ेंगे तो मैं कुछ बताऊं, चोट आया, अगर आप थोड़ा शांत पढ़ेंगे तो मैं कुछ लॉजिकल प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं कुछ लॉजिकल बादल जी थोड़ा शांत पढ़िए। ओम प्रकाश भाई साहब थोड़ा बोलने दीजिए, थोड़ा लॉजिकल बात कहते हैं। एक चीज सुन लीजिए, ममता बनर्जी अगर ये जानती है कि उनके ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ था, अगर ये राज्य प्रशासन को ये पता है उनके खिलाफ जो उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, एक भी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ? और बादल जी मैं बोलता हूँ, मैं सुन लीजिए बादल जी, इतना धैर्य रखिए आप, इतने बुजुर्ग इंसान हैं, सुन लीजिए। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि ममता बनर्जी के व्हीलचेयर पर बैठने के साथ कांग्रेस हो, लेफ्ट हो या बीजेपी हो, सभी इतना तिलमिला क्यों गए हैं? नहीं आप सुन लीजिए ना, 10 तारीख को क्या व्हीलचेयर पर बैठी दीदी जो है पैदल मार्च करती दीदी से ज्यादा भारी है, ये मैं समझूंगी। अब विजय जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सुनिए अब निजेश जी, क्या व्हीलचेयर पर बैठी हुई दीदी वाकई में तमाम पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के लिए भारी पड़ सकती हैं? सिंपैथी वोट, क्योंकि वो बंगाल की बेटी है, एक अलग रिस्पेक्ट है उनका, कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए कांग्रेस, लेफ्ट, बीजेपी सब इससे तिलमिलाए हुए हैं दीदी के व्हीलचेयर पर आने से। बिल्कुल लेफ्ट और कांग्रेस परेशान नहीं है, हम चाहते हैं मुख्यमंत्री स्वस्थ हो जाएं। अच्छा ठीक है, अब निजेश जी से जवाब ले लूं। अच्छा ठीक है, सुनिए, आपको इस बात का सम्मान करना होगा कि अब निजेश जी जो हैं, जब तक आप लोग बोलते हैं वो कुछ नहीं बोलते हैं, एक संजीदा विश्लेषक के तौर पर वो लगातार आपके मतों को सुनते हैं। अब आपसे मेरी गुजारिश है, जब वो अपनी राय रखें तो आप भी उसी संयम का परिचय दें। सर बोलिए। पिनाज जी मैं किसी को भी चोट का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता हूं, चोट लगी है या नहीं लगी है, लेकिन हमला नहीं हुआ है। एक बात तो बड़ी साफ है, ये इस इलेक्शन कमीशन में भी साफ हो गया और ममता बनर्जी की पार्टी के वक्तव्यों से भी साफ हो गया कि हमला नहीं हुआ और हमला हुआ भी नहीं। वहाँ के लोकल लोग, स्थानीय लोगों ने बड़े साफ तौर से बताया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकतंत्र की हत्या, संविधान खतरे में करने वाले बात मैं और किसी की बात कह भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि सर्टिफिकेट मैं दे नहीं सकता हूँ किसी को। लेकिन आपके चैनल ने नदिया दिखाया जहाँ पर मंदिर में पूजा नहीं कर सकते, घंटी नहीं बजा सकते, कीर्तन नहीं कर सकते, ये आपके चैनल ने दिखाया ना, और इसी देश में है। लेकिन वहाँ कहीं खतरा नहीं है, वहाँ संविधान खतरे में नहीं है, वहाँ लोकतंत्र खतरे में नहीं है। मैं बशीरहाट की बात नहीं कर रहा जहां संविधान हर जगह खतरे में है। मैं आप ज्यादा हिंदू मुसलमानवाद हर जगह मत करिए। लगाने पर कोई कह दे, कोई मुख्यमंत्री कहे कि चमड़ी उधेड़ देंगे, फिर ये बीच में बोले आपने पिनाज, मैं नहीं बोल रहा, पिनाज मैंने नहीं बोला, ये आपके चैनल ने दिखाया है, आपके चैनल ने सर्टिफिकेट दिया है, आपके चैनल ने सर्टिफिकेट जारी किया है। एक बात सुनिए, बादल देवनाथ जी, अगर अभिषेक जी अपनी राय रख रहे हैं तो शांति से सुनिए, फिर काउंटर कीजिएगा ना।
वो आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं है। मैंने क्या कहा, वो एक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं, वो पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं है। वो आपके लिए प्रचार प्रसार या आरोप लगाने नहीं जा रहे हैं। उनकी बात तो सुन लें। जी अवनीश जी, बात खत्म कीजिए आप अपनी। एक सेकंड कौस्तुभ जी, एक सेकंड। मैं पिनाज एक बात बड़ी साफ सी है कि यहाँ पर ममता बनर्जी को सहानुभूति के आधार पर नहीं, 10 साल के काम के आधार पर वोट मांगना चाहिए। वो किसी भी रैली में आपने जय श्री राम का विरोध करते हुए देखा, भाजपा के बारे में उल्टे नड्डा खड्डा फड्डा छड्डा ये बोलते हुए देखा एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जो मुख्यमंत्री के पद पर है। क्या उन्होंने कुछ भी बताया कि मैंने ये किया? क्या बंगाल में आज उद्योग है? क्या बंगाल में आज रोजगार की स्थिति है? क्या बंगाल में आज बता दिया सर, सुख आप अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बात करिए ना। बाहर से आने वाले रोहिंग्यों के बीजेपी भी तो नहीं बता रही है कि वो कैसे सोनार बांग्ला बनाएगी। बीजेपी को सुन लीजिए, आपने पूछा तो बता देता हूँ। अभी उस 7 मार्च की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने जिसमें आप ये कह रहे हैं कि पूरा मैदान खाली पड़ा हुआ था। अब सुन लीजिए ना। चलिए आप लोगों के बीच में जनता की राय भी ले लेते हैं। दिल्ली से राकेश कुमार हमारे साथ, हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं, थोड़ा जरा उनको भी सुन लें कि वो क्या इस डिबेट से समझ पा रहे हैं इस मुद्दे पर। जी देखिए, जिस तरीके से चाहे वो देश में या किसी भी प्रदेश के अंदर कोई भी चुनाव हो, वो जनता के मुद्दे पर वो चुनाव होना चाहिए। लेकिन जो बंगाल का चुनाव है वो कहीं ना कहीं जाति, धर्म या किसी विशेष वर्ग या धार्मिक नारों में कहीं ना कहीं बंद कर रह गया है, केंद्रित होकर रह गया है। और अगर आप देखें तो अपने अपने पार्टियों ने अपने कामों को बताने को छोड़कर जाति धर्म पर केंद्रित हो गई हैं। जहां टीएमसी पिछले 10 साल से बंगाल के अंदर सत्ता में काबिज थी, तो टीएमसी को अपने द्वारा किए हुए कामों को बताना चाहिए। वहीं उसके विपरीत बीजेपी को अपने सांसदों के द्वारा किए हुए कामों के रिपोर्ट कार्ड को लेकर जनता के बीच जाना चाहिए। लेकिन अगर बंगाल की राजनीति को देखा जाए तो बंगाल के अंदर जिस तरीके से चाहे वो टीएमसी हो या बाकी राजनीतिक दलों के जो बड़े नेता थे, वो जो पार्टी छोड़ के बीजेपी में गए हैं, तो कहीं ना कहीं बंगाल की जनता असमंजस में भी फंस चुकी है कि वो अब जब अगर बीजेपी को वोट दें तो कोई नया नेता चुनकर नहीं आएगा, वही नेता चुनकर आएंगे। चलिए, बहुत अच्छा बात आपने उठाई है कि अगर टीएमसी के ही चेहरों को बीजेपी के सिंबल पर वोट देना है, जिन्हें कभी बीजेपी गलत बताती थी, तो फिर बदलाव कैसे आएगा? ये सवाल मैं लेकर जाऊंगी बीजेपी के प्रवक्ता के पास, लेकिन उससे पहले यहां पर हमें कुछ देर के लिए रुकना होगा, एक बेहद छोटी सी ब्रेक के लिए। लेकिन जस्ट 3 मिनट बाद हम लौटेंगे और फिर ये बड़ा सवाल जो हमारी जनता ने पूछा है बीजेपी से कि टीएमसी के नेताओं से आप कैसे बदलेंगे बंगाल। चलिए, तो लगातार देश की बहस में हम बैटल ऑफ बंगाल के ज्वलंत मुद्दों को उठा रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं। पंकज ओझा भी हमारे साथ जयपुर से हमारे दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं, इस पूरी बहस को देख रहे हैं। उनसे हम जान लेते हैं कि अभी तक की इस पूरी बहस में क्या कुछ उनकी सोच है। मेरी ये सोच है, मैं कि पश्चिम बंगाल जो एक बौद्धिक संपदा का भंडार था, आज किस तरह से गुंडागर्दी के अड्डे में ये बदल चुका है कि एक मुख्यमंत्री केंद्र के किसी कानूनों को मानना नहीं चाहती। अवैध जो विदेशी हैं, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, उनको बसा करके और वोट बैंक के रूप में अपनी गद्दी को बचाए रखना चाहती हैं। किस तरह के राष्ट्र प्रेमी हैं लोग? क्या ये बंगाल को देश से अलग करवाना चाहते हैं? यही सोच है इनकी। कभी किस तरह का ड्रामा, कभी टाटा की फैक्ट्री को जाने के लिए उन्हें मजबूर करना। अब आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी सिक्योरिटी आप नहीं संभाल पा रहे, तो राज्य की सिक्योरिटी क्या संभालेंगे आप? चलिए, बादल देवनाथ जी से इसका जवाब दूंगी मैं। जी हमारे साथ हमारे दर्शकों के सवाल भी आ गए हैं और चर्चा को अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। बादल देवनाथ जी, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन ब्रेक से पहले हमारे दर्शक राकेश जी का सवाल था जो कि बीजेपी नेता से था, पहले उसका जवाब ले लूं। और मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग एक मिनट ओम प्रकाश सिंह जी, मैं उम्मीद करूंगी कि आप सवाल पे ही रहेंगे। हमारे दर्शक ने सवाल पूछा था कि जब पुराने नेता टीएमसी के नेताओं को आप अपनी पार्टी में लाएंगे, जिन्हें आप करप्ट कहते थे, जिन्हें आप गलत कहते थे, या फिर जो टीएमसी में थे जो पिछले 10 सालों में कामकाज नहीं कर पाए, उनको जब आप अपनी पार्टी में लाएंगे, उन्हीं को बंगाल का शासन सौंपेंगे, तो बंगाल का बदलाव कैसे करेंगे? मैं भी आपसे 1 मिनट ही लूंगा, ज्यादा नहीं, बिल्कुल जवाब ही दूंगा। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पे चलने वाली पार्टी है। और आज ये 2 महीने से 1% 2% लोग बीजेपी में आ रहे हैं।
तृणमूल की सरला मुर्मू जिनको टिकट मिला उन्होंने टिकट फेंक के भाजपा ज्वाइन की। तो ये हमारी उपलब्धि है। लोगों को लग रहा है कि यही एक दल है जो बंगाल को उपलब्धि है या नेता नहीं है? सकता है। एक मिनट सुन तो लीजिए मेरी। और अभी हेडलाइन में आपने खबर देखी जिसमें कहा गया कि आप ही की पार्टी कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ मचाई क्योंकि आपने टीएमसी वाले नेता को टिकट दे दिया और अपनी पार्टी के लोगों को नहीं। ये जो बीच में भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस की बी टीम है। तृणमूल कांग्रेस के सारे रिजेक्ट, सारा कूड़ा करकट ये बना है भारतीय जनता पार्टी। अभी आपने सुना नहीं आने वाले किस तरह से आपकी पार्टी के दफ्तर में तोड़फोड़ मचाई है बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने। आप सुनिए, बंगाल के हुगली में टिकट बंटवारे पर संग्राम हुआ है। बीजेपी कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ हुई है। दूसरी पार्टी से आए शख्स को उम्मीदवार बनाए जाने पर आपका कार्यकर्ता गुस्से में है। जवाब दीजिए ओम प्रकाश जी। और मैं गुस्से में कोई सुन रहा है, हम तो सुन रहे हैं सबकी, ये लोग सुन नहीं सकते हैं। एक मिनट बादल देवनाथ जी, जनता आपको रेड कार्ड ना दिखा दे, जरा सब्र रखिए। पूछिए ओम प्रकाश जी। ममता बनर्जी मेरी बात किया 50 सुनिए, रेफरी मत बनिए, यहाँ पे हमें भी कुछ काम कर लेने दीजिए। से पहले फाउल कर दिया। एक मिनट बादल देवनाथ जी, आपसे बड़े कड़े सवाल पूछे। अभी एक दर्शक ने वो सवाल लेकर आपके पास आऊंगी, तब पूछूंगी कि रेड कार्ड किसको कौन दिखाता है। जरा ओम प्रकाश जी को जवाब देने दीजिए। ओम प्रकाश जी, हुगली में आपके कार्यकर्ता गुस्से में बैठे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं अपने ही दफ्तर में। क्या आप जिन्होंने काम किया ग्राउंड जीरो पे उन्हें टिकट नहीं दे रहे, टीएमसी के लोगों को बुला बुला के टिकट बांट रहे हैं? पिनाक जी, अभी तक जो टिकट अनाउंस हुआ, मैं हावड़ा जिले का वासी, मैं भी बीजेपी कर रहा हूँ। 22 वर्षों का एक राजनीतिक अनुभव है, मुझे अपनी पार्टी पे गर्व है। भाजपा में 90% आपको नहीं होगा तो किसे होगा? मेरे को जवाब दे दीजिए। मुझे भी गर्व होगा कि मेरी डिबेट में जवाब आया सीधा। 90%, मैं बता रहा हूँ मैडम, सुन तो लीजिए। 90% अपने कार्यकर्ताओं को, जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट दी। और ये देखिए बीजेपी 90% तृणमूल के कार्यकर्ताओं को टिकट मिल गया। आप बोल रहे हैं कि बीजेपी को कार्यकर्ताओं को मिल गया। आप अगर आपके कैंडिडेट लिस्ट देखेंगे, आपके अधिकारी एक कैडर भी नहीं है वहाँ पर। आपके खुद बनाई हुई पार्टी ऑफिस वो खुद तोड़ रहे हैं। यही बात कह के कि जमीनी स्तर पे। अच्छा ओम प्रकाश जी, जो शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम का विकास नहीं कर पाए, जिस ममता ने नंदीग्राम से इंसाफ नहीं किया, आज वो शुभेंदु बीजेपी में शामिल होके कौन सा मैजिक वैन चलाएंगे कि वो बहुत अच्छे नेता हो जाएंगे, करप्ट भी नहीं रहेंगे और प्रशासनिक अनुभव भी बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं क्या पूछ रही हूँ, नंदीग्राम में 10 साल में विकास हुआ कि नहीं हुआ? मैंने क्या पूछा आपसे ओम प्रकाश जी, नंदीग्राम में 10 साल में विकास हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो शुभेंदु अधिकारी यहाँ के विधायक हैं, उनको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए जिन्हें आप अपनी पार्टी में एक बड़े चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। या ममता बनर्जी ने रोक दिया कि शुभेंदु काम मत करो? लोग सिर्फ सवाल दागे जा रहे हैं, जवाब तो लीजिए ना। जवाब पूछ रही हूँ ना, जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए। एक सेकेंड कौस्तुभ जी, जवाब लेने दीजिए। ओम प्रकाश जी, अगर नंदीग्राम में 10 साल में काम नहीं हुआ, नंदीग्राम तो है तृणमूल की इनफाइटिंग है, अंदरूनी लड़ाई है तृणमूल की। एक सेकेंड कौस्तुभ जी, आपके यहाँ किसकी लड़ाई हो रही है? रुकिए ना, रुकिए कौस्तुभ जी। कौन है ना? ओम प्रकाश जी, ना यार, अजमल को लड़ना पड़ रहा, अब्बास को लड़ना पड़ रहा, औकात क्या है यार? क्या ओम प्रकाश जी, हुगली में आपके कार्यकर्ता हल्ला बोल रहे हैं, नाराज हैं, दर्शक पूछ रहे हैं कि अपने नेता नहीं है, टीएमसी के नेताओं से कैसे बदलोगे बंगाल? 20 सेकंड सुन लीजिए ना, कोई सुन ठीक 20 सेकंड चलिए। तृणमूल में मिला हुआ टिकट छोड़ के बीजेपी में आता है एक नेता। क्यों? क्योंकि भाजपा नीति आदर्श से बंगाल में बदलाव लाए। तो अरे आप लोगों की नीति, प्रधानमंत्री हजम नहीं हो रहा है क्या? हजमोला खाना पड़ेगा क्या? बैठे हुए बीजेपी की बात भी हजम नहीं हो रही है। टीवी के सामने बैठ के बैठे हुए देखा गया। आप लोग की औकात नहीं है। आपके पार्टी में थे, टावल से लपेट के बैठा लिए, उनको टीवी के सामने देखा गया। और आप बंगाल में छाती पे गोली खाकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को, जिनको आप कहते हो कि 10 साल काम नहीं किया, उन नेताओं को आप बीजेपी का टिकट क्यों दे रहे हो? वो नेता अच्छे नहीं रहे होंगे ना, तभी तो काम नहीं हुआ। ठीक। कौस्तुभ जी जरा सुन लीजिए जरा कौस्तुभ जी, एक मिनट। आप ये बताइए
कि आपकी पार्टी कहां खड़ी हुई है। आपकी पार्टी तो कंफ्यूज पार्टी लगती है। आपकी पार्टी को ये नहीं पता है कि धर्मगुरुओं का सहारा लेना है कि नहीं लेना है। आपकी पार्टी को ये नहीं पता है कि ममता बनर्जी से सिंपैथी दिखानी है। अधीर रंजन चौधरी ड्रामेबाज बताते हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह गुड विशेष भेजते हैं। आपकी पार्टी कहां पर है? हमारे पार्टी में इनके नेता राहुल गांधी कंफ्यूज है, नानी के घर गए होंगे। अगर हमारे बंगाल में एक दिन आए नहीं, और करेंगे पूछिए तो ना आपको इनके ये नेता खूबी बंगाल क्यों मिलेगी नहीं आए? कि हमारी कैंडिडेट लिस्ट पूछिए में ना कोई बंगाल क्यों नहीं CBI आए राहुल के गांधी? कब्जे में है नहीं। हमारा जो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी कहाँ है बंगाल में? क्यों ना नानी के घर गए हैं लोग? और 2 तारीख को ईवीएम करवाना रोएंगे, प्रियंका भी रोएंगी, राहुल भी रोएंगे, ममता भी रोएंगी। चलिए जवाब देंगे बादल देवनाथ जी। बादल देवनाथ जी, एक हमारे दर्शक थे पंकज झा, उन्होंने आपसे सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा था कि ममता बनर्जी क्या देश की सुरक्षा के साथ समझौता करती हैं, रोहिंग्याओं को लाती हैं, क्या देश से अलग करना चाहती हैं? पश्चिम बंगाल पर गंभीर आरोप लगाए थे ममता बनर्जी के ऊपर। क्या जवाब देंगे? मैडम ऐसा कोई बात नहीं है। बंगाल में सिर्फ 40,000 के आसपास लोग रोहिंग्या है। मैं जानता हूँ 40,000 के आसपास होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। और दूसरा बात है जो जिनके और असम में जो लोग हिंदुत्व का बात करते हैं, जो लोग हिंदुत्व बात करते हैं, असम में 12 लाख हिंदू बंगाली का नाम एनआरसी पे नहीं है। असम में मैंने 3 बार किया और 6 लाख बंगाली मुस्लिमों का नाम असम में एनआरसी में नहीं है। जो लोग उन्होंने कह रहे हैं वो भाजपा के है, इसलिए ऐसे उन्होंने सवाल किया। दूसरा बात है मैडम, 294 सीट बंगाल में 123 सीटों में भाजपा ने उम्मीदवार खड़ा किया और उसमें 10-20 टीएमसी का है और आदर्श सीटों में भाजपा के पास लोग नहीं है। अभी भी चुनाव सामने आ गया। लेकिन अच्छा चलिए ठीक है, भाजपा के पास नेता नहीं है, वो आपके नेताओं को बुला रही है। लेकिन ये भी बता दीजिए कि आपकी पार्टी से नेता छोड़ के क्यों जा रहे हैं? क्या कमी हो गई आपकी पार्टी में? क्यों बुआ भतीजे की पार्टी कहा जाने लगा इसे? नहीं, सबसे बड़ा सवाल आपने किया मैडम, सबसे बड़ा सवाल किया क्यों जा रहे हैं। मतलब 2019 में जो 18 सीट मिला उसमें से कुछ विधानसभा में 50,000, 40,000, 60,000 वोटों से भाजपा का लीड है। और वो जानते हैं जो उस इलाके में वो काम नहीं किया, वो वहां पर टीएमसी से टिकट बा कोई पार्टी से टिकट लेगा तो जब वो काम नहीं कर रहे थे ममता बनर्जी क्या कर रही थी? क्या कर रही थी ममता बनर्जी जब वो काम नहीं कर रहे थे? ममता बनर्जी छोड़ दिया। और कई तो ऐसे भी हैं बादल देवनाथ जी जिन्हें आप भी टिकट दे रहे हैं, फिर भी वो टिकट लेने के बाद बीजेपी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भाई? क्यों जा रहे हैं? इसलिए छोड़ के तृणमूल ने उस दिन में अगर आप अवनीश अवस्थी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको लगता है कि आज की डेट में धर्म और साथ ही साथ ये जो पूरा एक नेगेटिव नैरेटिव है उस पर तो चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन कोई भी पार्टी पुख्ता तौर पर सोनार बांग्ला का रोड मैप या विकास के मुद्दों पर चुनावी मैदान में नहीं उतर रही, एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करती जा रही है तमाम पार्टियां। ये की जो है जो वाम कांग्रेस और हमारा आईएसएफ का हमारा संयुक्त मोर्चा जो हम लोग कर रहे हैं। पिनाज मैं बीच में नहीं बोलता हूं और बाकी का या तो माइक ऑफ कर लिया देंगे और अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो मैं आप सबकी फेडर डाउन करवाऊंगा। पिनाज मैं जी बोलिए अवनीश जी, ऑडियो ऑफ कीजिए, ये ठीक रहेगा, बढ़िया। पिनाज आपका भी पहले जी बोलिए। मैंने किसी को सर्टिफिकेट नहीं दिया। ये मुकुल राय से लेकर शिवेंदु अधिकारी तक को ईमानदार होने का सर्टिफिकेट तो टीएमसी वाले दे रहे थे। जब तक इनकी पार्टी में कहते कि राजनीतिक भेदभाव के कारण आरोप लगाए जा रहे हैं। ये तो सब बिल्कुल ईमानदार आदमी है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, एक मिनट सर आपको रोकना चाहूंगी, तो बीजेपी भी तो इन पर आरोप लगा रही थी और जैसी पार्टी में शामिल हुए पार्टी को दो 25% अपने दो। मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूं। मैंने अगला तो वाक्य सुन लीजिए ना। टीएमसी में इंस्टीट्यूशनलाइज था ये करप्शन, 75% पार्टी को दो। यहां कोई पार्टी नहीं मांग रही पैसा कि मुझे कटमनी ला करके दो, इसलिए फर्क है। नंबर दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा, आपको मालूम होना चाहिए जो विवेक श्रीवास्तव के हिसाब से ब्रिगेड मैदान की रैली जो खाली थी, खाली रैली में प्रधानमंत्री जो बोल रहे थे वो उन्होंने उज्ज्वला के बारे में बोला,
पानी के बारे में बोला, टॉयलेट के बारे में बोला, जनधन खाते योजना के बारे में बोला। चलिए, तो पीएम ने पूरा रोड मैप दिया है और यहाँ पर ये देखिए कि क्या कटमनी का खेल टीएमसी को पड़ सकता है भारी। 80% लोगों की राय है हाँ, कटमनी का खेल जिसे खुद ममता ने कबूला है वो टीएमसी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है चुनाव में। आप सभी लोग हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, अपनी अपनी राय रखी, अलग अलग मुद्दों पर अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी को सामने रखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देश की बहस में बैटल ऑफ बंगाल के हर मुद्दे को हमने आपके सामने रखा आज।